एआई जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो रही है, जॉब का नेचर चेंज होगा, लेकिन फिर भी जो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस हैं, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं, उन पे मेरा मानना है कि फिर भी ह्यूमंस जो हैं वो डोमिनेट करेंगे। पूरे वर्ल्ड में तो एआई फैली हुई है, इंडिया इतना आगे चला गया, लेकिन भाई पाकिस्तान इतना पीछे क्यों? ओवरऑल स्टेबिलिटी जब आती है मुल्क के अंदर तो स्टेबिलिटी जॉब्स लाती है, और आपकी इकोनॉमी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी फिर आप एआई पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप खर्च कर सकते हैं, तो आपकी बात ठीक है, लेकिन एक इसके लिए ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत आपने चीज़ों को डेवलप करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सलमान खान। आपका वेलकम है टीसीपी में। हम लोग यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे। आज हम 5th जनरेशन वॉर पे बात करेंगे और हमारे साथ हैं मोहम्मद अवैस साहब। मोहम्मद अवैस साहब नमल यूनिवर्सिटी में लेक्चर आ रहे हैं, आईआर डिपार्टमेंट में, इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट के लेक्चर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अवैस साहब। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच, आपने इस प्लेटफॉर्म पे दावत दी। जी दी क्रिसेंट पर्सपेक्टिव, ये वो यूट्यूब का चैनल है जो सोशल चेंज के अंदर जिसका बड़ा एक अहम रोल है, और हमेशा की तरह अहम मौज़ूआत पर यहाँ गुफ्तगू की जाती है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस प्लेटफॉर्म का, द क्रिसेंट पर्सपेक्टिव का, तमाम जिन्होंने मुंतज़मीन का, जिन्होंने मुझे यहाँ दावत दी कि इस इंतहाई अहम मौजू पर, जिसका ताल्लुक़ हम में से हर शख्स के साथ है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे टीचर है, या वो एक किसी मुल्क का ज़िम्मेदार शहरी है, हर शख्स के साथ इस टॉपिक का ताल्लुक़ है, और इस पर आपने मुझे दावत दी, बहुत शुक्रिया। कि ये 5th जनरेशन वॉर के बारे में क्या है? अगर हम जो इस पे लिटरेचर लिखा गया है, जो बुक्स लिखी गई हैं, जो थिंक टैंक्स ने इसकी डेफिनेशन बयान की है, तो डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट अंदाज से इसको एक्सप्लेन किया है। कुछ ने कहा कि ये कल्चरल वॉर है, कुछ ने कहा कि ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त जो डेफिनेशन मैंने जिसको देखा मुझे पसंद आई, बड़ी जामिया तारीफ़ है, वो थिंक टैंक है ISR 360। वो ये बयान करते हैं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर, इन दिस वॉरफेयर वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट द डिफाइंड एनिमी। पहला करेक्टरिस्टिक, यानी हमें इसके अंदर ये नहीं पता होता कि हमारा एक्चुअल दुश्मन कौन है, एंड नॉट इन अ डिफाइंड बैटल स्पेस। और इवन हम इसको भी प्रॉपर अंदाज से एनालाइज नहीं कर पाते कि जो ये जंग है 5th जनरेशन वॉरफेयर, इसका जो स्पेस है, जो इसका मैदान है, वो कौन सा है, कितना है, एंड वी आर नॉट फाइटिंग फॉर ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। तीसरा करेक्टरिस्टिक्स वो ये बयान करते हैं कि इसके अंदर टाइम लिमिट नहीं है कि कितने टाइम तक ये जंग चलेगी, कब ये शुरू हुई और कब ये ख़त्म हुई, अनलिमिटेड टाइम है जी। आगे वो बयान करते हैं कि इट्स अ ग्लोबल वॉर ऑफ नैरेटिव, यानी ग्लोबल वॉर है, और इसके अंदर आपने नैरेटिव्स को बिल्ड करना होता है, आपने परसेप्शन जो है उसको बिल्ड करना होता है। और मज़ीद उन्होंने आगे इसको डिफ़ाइन किया कि इट इंक्लूड्स बोथ फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल स्पेस। तो अब ये जो जंग है, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर, जिस पे हम आज यहाँ द क्रिसेंट पर्सपेक्टिव पे डिस्कस कर रहे हैं, जी जी, यहाँ सिर्फ बात करते हैं कि फिजिकल बैटलफील्ड नहीं है जी, बल्कि नॉन फिजिकल, इवन आपका सोशल मीडिया, आपके पर्सनल डाटा, इसके अंदर भी ये वॉर घुस चुकी है। और लास्ट करेक्टरिस्टिक्स वो बयान करते हैं थिंक टैंक ISR 360, वो ये कहता है कि इट इन कंप्राइज ऑफ बोथ जी जी, काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मीन्स, यानी इसके अंदर आपको फिजिकल वेपन्स भी नजर आएंगे और उसके साथ साथ आपको इसके अंदर नॉन फिजिकल वेपन्स, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अच्छा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने 5th जनरेशन वॉरफेयर को समझना है। अच्छा, आप मुझे एक बात ये बताएं, जैसे 21st सेंचुरी में सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया है, और मैं समझता हूँ कि 5th जनरेशन वॉरफेयर को समझने के लिए इस क्वेश्चन को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। देखें, पहले जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थी जी। उसके अंदर बात होती थी टेरिटरी की,
उसके अंदर बात होती थी टैंक्स की, वेपन्स की। अब जो सिक्योरिटी 21st सेंचुरी के अंदर सिक्योरिटी चेंज हुई है, वो बात करती है ह्यूमन सेंट्रिक सिक्योरिटी की। यानी कि अब वो बात नहीं है कि आया आपके बॉर्डर्स जो हैं वो सेव हैं या नहीं, वो भी मैटर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आया जो आपके सिटीजन्स हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उनके पास फ्रीडम है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी के अंदर जो सिक्योरिटी है वो स्टेट सेंट्रिक से हटकर ह्यूमन सेंट्रिक फोकस्ड है। इसके अंदर जो है वो ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग्स की। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एआई ह्यूमन की जगह लेंगी, ये बात सच है क्या? देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि, और ये बड़ी बात की जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस करेगी जी। और हमने अभी रिसेंट चैट जीपीटी, उसके अलावा हमने जो है वो गूगल जेमिनाई, और रिसेंटली हमने डीप सीक का भी देखा कि जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक तहलका मचाया। लेकिन इसके अंदर मेरा ये मानना है कि नो डाउट एआई जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो रही है, जॉब का नेचर चेंज होगा, लेकिन फिर भी जो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस हैं, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं, उन पे मेरा मानना है कि फिर भी ह्यूमंस जो हैं वो डोमिनेट करेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि आप ये बताएं कि वारफेयर के 5 जो 5th जनरेशन है, वारफेयर की जो 5th जनरेशन है, उसके कौन से और ये वक्त के साथ कैसे तरक्की करेंगे 5th जनरेशन? यानी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो 5 जनरेशन्स हैं जी वॉरफेयर की, ये कैसे इवॉल्व हुई हैं जी, और टाइम और सोसाइटी के अंदर वो कौन से चेंजेस थे जिसकी वजह से इन जनरेशन्स कैसे तरक्की करेंगी, तरक्की कर चुकी हैं। तो इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 21st सेंचुरी के अंदर सिक्योरिटी है, मैंने जैसे बताया कि वो ह्यूमन सेंट्रिक है जी। और इसके अंदर हमारे पास एक मकतब फ़िक्र है जिसे हम कोपनहेगन स्कूल के नाम से जानते हैं। कोपनहेगन स्कूल के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, जैसे बैरी बुजान है, ओले वेवर है। इन्होंने बात की है कि अब जो 21st सेंचुरी के अंदर सिक्योरिटी है उसकी इन्होंने 5 डोमेन्स बताई हैं। वो कहते हैं कि इसके जो 5 सेक्टर्स हैं उसके अंदर हमारे पास पॉलिटिकल सेक्टर है, हमारे पास इकोनॉमिकल सेक्टर है, हमारे पास इसके अंदर सोसाइटिकल सेक्टर है कि सोसाइटी के अंदर कौन से चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरमेंटल सेक्टर है कि आया आपका एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्ट है या नहीं। तो अब यानी कि सिर्फ बॉर्डर्स की बात नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे पास ये 5 डोमेन्स हैं जिसके अंदर आपने देखना है कि आया आप सिक्योर हैं या नहीं। तो जो क्वेश्चन आपने किया कि जो 5 जनरेशन्स हैं वॉरफेयर की वो कैसे इवॉल्व हुई हैं, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस पर मैं कुछ टाइम लूँगा ताकि हम इसको प्रॉपर एड्रेस कर सकें। जी। और क्या 5th जनरेशन और फ्यूचर वार में स्टेट और नॉन स्टेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्टर्स होंगे? मैं इस पे भी आप रिस्पॉन्ड करता हूँ जी। अगर आप ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें, जी, जिस तरह इंसानियत ने तरक्की की है, यानी ये कहा जाता है कि जंगें उतनी ही पुरानी हैं जितनी खुद इंसानियत। हमारे पास हाबील और काबील का वाक़या है, वहाँ से जंगें शुरू हुई। तो सोसाइटी के अंदर जब चेंजेस आते रहे तो जंग का तरीक़ाकार भी बदलता रहा। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर है वो हमारे पास आती है 1648 के बाद, जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई जिसके अंदर नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। अब जो 5th जनरेशन के अंदर जो फर्स्ट जनरेशन है वो आती है जी 17-18 सेंचुरी के अंदर। जिस इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेपोलियनिक वॉर्स हैं, फ्रांस आज़ाद हुआ, रेवोल्यूशन आया और उसके बाद वहाँ नेपोलियन बोनापार्ट जो है उन्होंने इक़्तिदार संभाला और उन्होंने जो जंगें की वो हैं फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर। इसके अंदर आपके पास लाइन एंड कॉलम्स टैक्टिक्स हैं। इसके अंदर आपके पास जो है वो जंग शुरू करने का इख्तियार वो स्टेट के पास है। इस जो फर्स्ट जनरेशन इसके अंदर आप देखेंगे कि आर्मी के पास यूनिफॉर्म आया, उनके अंदर डिसिप्लिन आया, उनकी प्रॉपर एक फॉर्मेशन थी। अच्छा। तो ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन की एग्जांपल्स हैं, नेपोलियनिक वॉर्स और अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है वो भी फर्स्ट जनरेशन के अंदर आता है।
फिर जब आगे कहानी बढ़ती है, सोसाइटी के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और चेंज आया, तो अब सेकंड जनरेशन वॉरफेयर इवॉल्व होती है। और ये याद रखें कि थ्योरी ऑफ सीक्वेंशियल इमर्जेंस वो ये बात करती है कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसके रिस्पॉन्स में सेकंड जनरेशन इवॉल्व हुई, और सेकंड जनरेशन के रिस्पॉन्स में फिर आगे थर्ड जनरेशन इवॉल्व हुई। तो हमने इसको उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि किस तरह फर्स्ट जनरेशन को सेकंड जनरेशन काउंटर करती है, जी जी, और सेकंड को थर्ड, और थर्ड को फोर्थ जनरेशन काउंटर कर रही है। तो जो हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके अंदर हमारे पास जो जंगें लड़ी गई वो सेकंड जनरेशन के अंदर आती हैं। इसके जो मेन अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारे पास मैसिव फायर पावर है, हमारे पास इसके अंदर एट्रिशन वॉरफेयर है, यानी इसके अंदर आपका बेसिक पर्पस ये है कि आप मैसिव फायर पावर को यूज़ करते हुए दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं। तो ये हमारे पास सेकंड जनरेशन वॉरफेयर आई। फिर हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर मज़ीद जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, चेंजेस आए, अब थर्ड जनरेशन जो है वो इवॉल्व हो रही है। और जो थर्ड जनरेशन है उसकी आप जो टाइम फ्रेम है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर है। अब जो थर्ड जनरेशन है वो सेकंड जनरेशन को काउंटर करने के लिए बनाई गई, डिज़ाइन की गई। तो जो थर्ड जनरेशन वॉरफेयर है इसके अंदर हमारे पास वॉर ऑफ मनूवरेबिलिटी, मनूवर वॉरफेयर, यानी अगर आपने मैसिव फायर पावर को, टैंक्स को, गोले बारूद को अगर आपने काउंटर करना है जी, तो आप कैसे काउंटर करेंगे? आप काउंटर कर सकते हैं स्पीड के थ्रू, स्पीड, मनूवर के थ्रू। तो एक जर्मन वर्ड है ब्लिट्जक्रिएग, इसका मतलब ये होता है कि आप दुश्मन को सरप्राइज एलिमेंट के थ्रू डिफीट करें, यानी दुश्मन ये उम्मीद ही ना कर सके कि इतने कम टाइम के अंदर मुझ पर अटैक हो सकता है, और दुश्मन ये इज्यूम ही ना कर सके कि मेरे इस इलाके या इस टेरिटरी पर भी अटैक हो सकता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हमने देखा जो हिटलर की फौज थी जी, उसके मुकाबले में हालांकि फ्रेंच जो आर्मी थी उसके पास गोला बारूद भी ज़्यादा था, उनके वेपन्स भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थे, लेकिन ये जो मनूवरेबिलिटी थी, ये जो स्पीड थी, इसके थ्रू हिटलर की आर्मी ने फ्रेंच आर्मी को काउंटर किया, शिकस्त दी। तो ये हमारे पास आई जी थर्ड जनरेशन ऑफ वॉरफेयर। आप मुझे ये बताएं कि फिफ्थ जनरेशन वॉर से ये तो वर्ल्ड में आ चुकी हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही? पाकिस्तान में क्या? देखें, जंग जो है वो इवॉल्व होती है टेक्नोलॉजी के साथ जी, उसको जो कोई अडॉप्ट कर ले। यानी ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास इंडिया आगे तक चला गया है, इंडिया एआई में बहुत आगे चला गया है, पाकिस्तान नहीं गया। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी तरजीहात क्या हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो हमारा जो डिफेंस का सेक्टर है वो भी इवॉल्व हो रहा है। आप देखें, हमने चाइना के साथ मिल के जो है वो अपने फाइटर जेट्स बनाए हैं। उसके अलावा हमने जो है इस सेक्टर पे काम किया, लेकिन डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी भी मैटर कर रही होती है। तो इकोनॉमी आपकी जितनी स्ट्रांग होगी उतना आप डिफेंस पे खर्च कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरी चूँकि अभी 2 जनरेशंस रह गई हैं, मैं चाह रहा हूँ क्विकली हम इसको कंप्लीट करें और फिर हम आगे बढ़ें। तो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है वो रिस्पॉन्स में आई है थर्ड जनरेशन के, और यहाँ बहुत बड़ा चेंज आया है। अब तक जो जनरेशंस इवॉल्व हुई थी उनके अंदर जो मेन किरदार था वो स्टेट का था। फर्स्ट जनरेशन से थर्ड जनरेशन तक मैंने आपको बताया था कि स्टेट के पास मोनोपोली थी वायलेंस की। अब जो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है, अब देखें अगर आप पिछली तीनों जनरेशन्स को मिलाएं तो आपके पास पॉपुलेशन भी है, आपके पास मैसिव फायर पावर भी है, आपके पास मनूवरेबिलिटी भी है। तो अब स्टेट बहुत पावरफुल हो चुकी है। अब इसको कैसे काउंटर करें? तो इसको काउंटर करने के लिए फिर कॉन्सेप्ट आया फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर का, और उसके अंदर हमारे पास नॉन स्टेट एक्टर्स, इनका रोल बड़ा बढ़ गया। यानी अगर आप वियतनाम की वॉर को देखें या आप अफगानिस्तान के अंदर जब रशिया आया तो वहाँ जो जंगें हुई,
ये सारे जो हैं ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इसको गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। अब यानी स्टेट के मुकाबले में डायरेक्ट नहीं आ रही। अब स्टेट जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज़ कर रही है। वो टेररिस्ट हो सकते हैं, वो फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज़ किया जा रहा है स्टेट की जानिब से टू काउंटर ए स्टेट। तो ये फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। मज़े की बात ये है कि अमेरिका को अगर किसी जनरेशन के अंदर शिकस्त हुई है तो वो यही फोर्थ जनरेशन है जिसके अंदर मुकाबला है स्टेट का नॉन स्टेट के साथ। और जो आज हमारा टॉपिक है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। जी। अब देखें, आपके पास नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जी। अब आपने बीइंग अ स्टेट इनको काउंटर करना है। तो काउंटर कैसे करेंगे? तो नॉन स्टेट एक्टर्स को काउंटर करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो है नैरेटिव परसेप्शन। आप नॉन स्टेट एक्टर का नैरेटिव ही चेंज कर दें। वो नॉन स्टेट एक्टर जो आपके अगेंस्ट फाइट कर रहा था, आप उसका नैरेटिव चेंज करें, आप उसकी परसेप्शन तब्दील करें ताकि वो जो आपका एडवर्सरी है वो आपका अलाय बन जाए। तो यहाँ आती है जी हमारे पास फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, नैरेटिव है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू आपके नैरेटिव को चेंज किया जा रहा है। आपको याद हो तो 2021 की गालबन बात है कि EU डिसइंफो लैब ने इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से कुछ रिपोर्ट्स शाया की थी और उसके अंदर उन्होंने ये प्रूव किया था कि किस तरह इंडिया 2006 से वो इस नैरेटिव की वॉर को लड़ रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। और पूरा उन्होंने वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर हर जगह उन्होंने ये नैरेटिव बिल्ड किया कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं और बलूचिस्तान के अंदर लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे। और पूरे थिंक टैंक्स उन्होंने फेक बनाए, उन्होंने मीडिया जो था उनका उसको उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने जो रिसर्च पेपर पब्लिश किए वो फेक थे। और पूरा पाकिस्तान के अगेंस्ट 15 साल का वो नेटवर्क था जो इंडिया फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को लड़ रहा था अगेंस्ट पाकिस्तान। और 2021 के अंदर EU डिसइंफो लैब ने इसको एक्सपोज किया। हाइब्रिड और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में क्या फ़र्क है? बहुत ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया है। अक्सर हमारी जो बात करते हैं, जब फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पे बात करते हैं या हाइब्रिड वॉरफेयर पे बात करते हैं तो वो आम तौर पे इन्हें मिला देते हैं। वो समझते हैं कि ये एक ही है, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाइब्रिड वॉरफेयर की अगर आप बात करें तो हाइब्रिड का मतलब होता है हाइब्रिड वॉर का कि आप उसके अंदर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मीन्स को मिला देते हैं। जैसे आप जब अपना लैपटॉप यूज़ करें या अपना कंप्यूटर यूज़ करें, आप जब उसको शट डाउन करने लगते हैं तो वहाँ एक ऑप्शन आता है हाइब्रिड मोड। तो हाइब्रिड मोड का मतलब क्या है कि आपका कंप्यूटर ना मुकम्मल स्विच ऑफ है और ना मुकम्मल स्विच ऑन है। आप हाइब्रिड मोड पे लेके क्यों जाते हैं? आप इसलिए लेके जाते हैं कि एक तो ये कम से कम एनर्जी कंज्यूम करे, और जब मैंने दोबारा अपने काम को उस पर वर्क करना हो, अपना काम शुरू करना हो, तो हाइब्रिड मोड से आपका जो लैपटॉप या पीसी है वो फ़ौरन से जल्दी एक्टिवेट होता है। तो हाइब्रिड वॉर का मतलब ये है कि एक तरफ आपके पास टैंक्स भी होंगे, वेपन्स भी होंगे जी, और साथ साथ आप मीडिया को यूज़ करते हुए, आप AI को यूज़ करते हुए, जो मॉडर्न मीन्स हैं आपके पास उनको आप यूज़ करते हुए आप अपनी जंग को मज़ीद इफेक्टिव बनाएंगे। ये तो है जी हाइब्रिड वॉर। और जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है वो मैंने आपको बताया है कि ये जनरेशन अपॉन जनरेशन डेवलप हुई है। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ और फोर्थ से फिफ्थ। तो इसका जो फ्रेमवर्क है वो डिफरेंट है, जबकि हाइब्रिड वॉरफेयर का जो फ्रेमवर्क है वो डिफरेंट है। अच्छा, ये बताएं आप मोहम्मद अवैस सर कि फिफ्थ जनरेशन के जो स्कॉलर्स हैं वो कौन कौन से और कौन से स्कॉलर्स की किताब हम पढ़ें अगर पढ़नी हो किसी को? बड़ा ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया है कि मेन स्कॉलर्स कौन से हैं अगर हम उनको सुनना चाहें, उनको पढ़ना चाहें, और मेन बुक्स कौन सी हैं जी। तो अगर आप स्कॉलर्स की कौन सी बुक्स है कुछ? जी हाँ वही। तो अगर आप स्कॉलर्स को पढ़ें तो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है विलियम इंगडॉल का जी,
और इनकी बुक है फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस। ओके। बहुत ज़बरदस्त ये किताब है। कलर रेवोल्यूशन पे इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। इन्होंने बताया कि किस तरह जो यूएस है वो डेमोक्रेसी को एज अ वेपन यूज़ करता है अगेंस्ट इट्स ओन एनिमीज़। इसके अलावा अगर आप बात करें तो डेविड किलकॉलन ये बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर हैं और इन्होंने बुक लिखी है द स्नेक्स एंड द ड्रैगन्स। बहुत ज़बरदस्त इनकी किताब है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पे जिस बुक को अथॉरिटी माना जाता है वो 2009 के अंदर पब्लिश हुई है। उसका नाम है हैंड बुक ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। ये डैनियल एबट ने लिखी है और इसके अंदर उन्होंने पूरा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का, इसकी फ्यूचर आउटकम्स और इसके अंदर कौन सी थ्योरी, जैसे उन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को यूज़ किया है एज अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप ऑफर फ्रिडमैन बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर हैं, उन्होंने बुक लिखी है रशियन हाइब्रिड वॉरफेयर, रिसर्जेंस एंड पोलिटिसाइजेशन। ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है। इस किताब की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर उन्होंने दोनों नैरेटिव्स, यानी यूएस जो है वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को कैसे कंडक्ट करता है और रशिया जो है वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को कैसे कंडक्ट करता है, दोनों को डिस्कस किया है। तो और भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, लेकिन अगर इनसे स्टार्ट लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको बिल्डअप किया जा सकता है। सही। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, आप हमारे शहरी को कौन सी स्कॉलर को सबसे ज़्यादा कहेंगे कि इस स्कॉलर को पढ़ें और इस स्कॉलर की किताब भी? इसमें अगर मैं आपको दो बंदे कोट करूँ ना, अगर आप वहाँ से स्टार्ट लें तो जो मैंने विलियम इंडॉल का बताया है, इनकी बुक फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस, ये बहुत अच्छी किताब है। और इसके अलावा एक और हैं, उनका नाम एंड्रयू क्रिप्को, ये रशियन स्कॉलर हैं और इनकी बुक का टाइटल है इनडायरेक्ट रिजीम चेंज, जिसके अंदर वो बताते हैं कि किस तरह हुकूमतें गिराई जाती हैं, किस तरह हुकूमतें बनाई जाती हैं, कलर रेवोल्यूशंस क्या हैं। तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने, उनकी बुक है वो हार्डली मेरा ख्याल है कोई 130 पेजेस की है, शॉर्ट बुक है लेकिन बहुत ज़बरदस्त किताब है। सही। अगर मैं आपसे कहूँ स्कूल और यूनिवर्सिटी में भी यही स्कॉलर कोई बताएं इनके बारे में और किताबें भी इनकी पढ़ें यूनिवर्सिटी और स्कूल से? हाँ, अगर आप फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को समझना चाहते हैं तो अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एतबार से बात करें तो मेरा ख्याल है ये जो डैनियल एबट की बुक है हैंड बुक ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। यस। और ये बताएं कि जो चाइना जी यूएसए और रशिया, इनके डिफरेंट मॉडल्स भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनके डिफरेंट मॉडल्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखें, अगर आप यूएस का मॉडल देखें कि वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को या मॉडर्न वॉरफेयर को कैसे कंडक्ट करता है, तो आपको वहाँ एक पैटर्न नज़र आएगा कि उनके वॉरफेयर के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो बहुत प्रोमिनेंट है। यानी कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर डिफेंस से रिलेटेड या मिलिट्री वॉरफेयर से रिलेटेड अगर कहीं फर्स्ट वो डेवलप होती है तो वो यूएस के अंदर होती है और सबसे पहले वही इसे अपनी वॉरफेयर के अंदर यूज़ करते हैं। तो इनका जो यूनिक पॉइंट है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। इसके मुकाबले में अगर आप रशिया की बात करें तो जो अब तक मेरा मुताला है, जो मैंने लिटरेचर को स्टडी किया है, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा फ़िलासफ़ी पे बेस्ड करते हैं, वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे बेस्ड कर रहे होते हैं। नो डाउट कि वो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी वॉरफेयर के अंदर नैरेटिव, परसेप्शन, फ़िलासफ़ी, हमने किस तरह लोगों की थिंकिंग को चेंज करना है, वो ज़्यादा फ़िलासफ़ी बेस्ड वॉरफेयर कंडक्ट करते हैं। अच्छा। आप इवन यूक्रेन के अंदर देखें किस तरह उन्होंने क्रीमिया को जो है अपने साथ में लाया। अभी 2 सालों से तकरीबन, बल्कि 3 साल हो चुके हैं, 2022 से यूक्रेन और रशिया की वॉरफेयर अभी तक वो कंटिन्यू है। तो उसके अंदर वो मेन फोकस उनका नैरेटिव पे होता है। जबकि जो चाइना है, चाइना के 2 कर्नल्स हैं, उन्होंने 1999 के अंदर एक बुक लिखी अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, और इसको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर या अगर आप मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें तो इसको वॉरफेयर के अंदर बाइबल का दर्जा दिया जाता है। बहुत इन्फ्लुएंशियल बुक है जिसने पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया है। तो इस बुक को जब आप स्टडी करते हैं, 99 के अंदर ये पब्लिश हुई है बुक
अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि ये टेक्नोलॉजी पर भी फोकस कर रहे हैं। इन द मीन टाइम ये जो फिलॉसफी है, हम किस तरह इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं, एनालाइज करते हैं, ये उस पे भी काम कर रहे हैं। यानी कि जो यूएस का यूनिक पॉइंट था और जो रशिया का यूनिक पॉइंट था, वो आपको यहाँ दोनों यूनिक पॉइंट्स कंबाइन मिलेंगे चाइना का जो मॉडल है उसके अंदर। सही जी। अच्छा, ये एक बात है, 6th जनरेशन फ्यूचर में कैसी होगी? बहुत ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है, 6th जनरेशन वॉरफेयर कैसी होगी। तो अभी तो खैर इसके हवाले से बात करना, आई बिलीव इट वुड बी टू अर्ली। लेकिन जो अब तक हमने लिटरेचर का मुताला किया है और जो हमने ट्रेंड्स को देखा है, जी, तो हम ये कह सकते हैं कि 6th जनरेशन वॉरफेयर जो है वो डेफिनेटली 5th जनरेशन को काउंटर करने के लिए आएगी। और 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर मेन चीज़ जो थी वो नैरेटिव बिल्डिंग थी, कि आप नैरेटिव कैसे बनाते हैं। अब इसको काउंटर करने के लिए 6th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर आपको ऑटोनमस वेपन्स नज़र आएंगे। अब भी इनको यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अब इनकी वो सोफिस्टिकेशन या एक्यूरेसी वो उतनी नहीं है कि आप उससे जो है वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टाइप के जो ऑपरेशंस हैं उनको आप कंडक्ट कर सकें। इसके अंदर आपको एआई जो है वो फुली डेवलप नज़र आएगी। जी। और आने वाले टाइम के अंदर जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन वॉरफेयर होगी। और मज़े की बात है, टाइनी ड्रोन्स, इवन के एक मच्छर से भी छोटे ड्रोन्स और हज़ारों और लाखों की तादाद में आपको किसी मुल्क की किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अटैक करते नज़र आएंगे। और ये फुली ऑटोनमस होंगे। इवन वैसे ड्रोन के अंदर एक प्रॉब्लम ये रहती है कि वो चूंकि उसको कंट्रोल किया जा रहा होता है, और अगर आप उसकी कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दें तो वो जो ड्रोन होता है वो ब्लाइंड हो जाता है, उसको पीछे से कोई कमांड नहीं मिल रही होती। लेकिन अब जो चाइना जो टाइनी ड्रोन्स बिल्ड कर रहा है, उसके अंदर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि वो उनके अंदर वो एल्गोरिदम्स मौजूद हैं कि वो खुद डिसीजन ले सकते हैं। अगर उन्हें पीछे से कंट्रोल ना भी किया जा रहा हो या उनकी कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया जाए, तो वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हमने किस जगह अटैक करना है और हमने किस टारगेट को हिट करना है। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको जो नज़र आएगी वो ये कि अब तक आप जो आपके जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, आपकी एआई है, आपके जो ड्रोन्स हैं, वो आपको नज़र आते हैं कि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं थ्रू इक्विपमेंट्स। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेशन आ जाएगी 6th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर, मैं फिर ये कहूँगा कि अभी हम इट्स टू अर्ली कि हम उसको प्रॉपर एनालाइज कर सकें। लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल लिटरेचर है और जो हमने ट्रेंड्स को देखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर 6th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर आप इन ड्रोन्स को अपनी थिंकिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकेंगे। यानी कि वो जैसे एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक, और वो ऐसी चिप्स बना रहे हैं जो आपके दिमाग के साथ अटैच कर दी जाएंगी, आपके ब्रेन के साथ वो अटैच कर दी जाएंगी। तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप सोचेंगे कि मैंने ड्रोन को इधर मूव करना है और ड्रोन जो है आपका वो मूव हो जाएगा। और सीमलेस, यानी विद इन नो टाइम आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होंगे। और मैं इस पर एक और पॉइंट ऐड करूं, जो हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिन्हें जिसके अंदर हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजीज़ हैं, बायोटेक्नोलॉजीज़ हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और हमारे पास कॉग्निटिव साइंसेज हैं। इन्हें NBIC टेक्नोलॉजीज़ कहा जाता है। ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। जब ये फर्दर डेवलप होंगी तो इसका फिर 6th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होगा। इवन के आप मच्छर से छोटे ड्रोन्स तो आपने अब बना लिए हैं, यानी कि टाइनी पार्टिकल्स पे आपके वेपन्स होंगे। इवन आप किसी इंसान के अंदर वो इजीली इंजेक्ट कर पाएंगे और आप उसको फुली कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये बड़ा इसके अंदर एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगी। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर मैं ये ऐड करूं कि हो सकता है 6th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर पोस्ट ह्यूमंस हो सकता है कि वो फाइट कर रहे हों। पोस्ट ह्यूमंस का मतलब क्या है? यानी ऐसे इंसान जो आधे इंसान हैं और आधे रोबोट्स हैं।
यानी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इतनी ज़्यादा वो एडवांस हो जाएगी, इतने ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे कि हो सकता है कि ये जो हाथ है ये फिजिकल हाथ ना हो बल्कि एक रोबोटिक हैंड हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर, जैसे दिमाग से सब चीज़ें चलती हैं, दिमाग से सब चीज़ें चलती हैं, वो मतलब कि दिमाग से सोच के जो हम सोच रहे हैं वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। और चूंकि आपके दिमाग की एक कैपेसिटी है, आप एक हद तक चीज़ें याद कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर डायरेक्ट डाटा जो है वो आपके माइंड के अंदर स्टोर किया जाए और आप चीज़ों को इसी तरह तेज़ी से स्क्रॉल कर पाएँ, जवाब दे पाएँ जैसे आज आपको चैट जीपीटी जवाब देती है, और आप बेहतर अंदाज से उसको एनालाइज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ आपके पास दो चीज़ें हैं, आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है और आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, और इसके साथ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है सिंगुलैरिटी का। सिंगुलैरिटी का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाए कि वो उसको जर्नल इंटेलिजेंस में वो कन्वर्ट हो जाए। जर्नल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि आपको ये पता होगा क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं कि एआई जो है वो कुछ स्पेसिफिक टास्क जो उसको दिया जाता है, जिस पे उसके एल्गोरिदम्स को ट्रेन किया जाता है, वो वही वेल परफॉर्म कर सकती है। लेकिन जर्नल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ आप उसको जो भी टास्क दे दें वो उसको 100% एक्यूरेसी के साथ इस तरह परफॉर्म कर सके कि जैसे आज इंसान किसी काम को परफॉर्म कर रहा है। तो 6th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर बस मैं इसमें की पॉइंट्स बताऊं, सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट आपको नज़र आएगा, पोस्ट ह्यूमन का कॉन्सेप्ट नज़र आएगा, आपको मैसिव लेवल पे ड्रोन्स नज़र आएंगे और वो आपकी थिंकिंग के थ्रू कंट्रोल होते हुए नज़र आएंगे। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 6th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि फ़र्ज़ करें फ्यूचर के अंदर 2050 या 2070 के अंदर चाइना और अमेरिका की जंग हो रही है, तो उसके अंदर हो सकता है आपको ह्यूमंस नज़र ही ना आए, पूरा वो फुली ऑटोनोमस हो और रोबोट्स जो हैं और जो ड्रोन्स हैं वो एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हो। तो ये इनिशियल थॉट्स हैं मेरे 6th जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से। मुझे ये भी आप एक बात बताएं, लोग कहते हैं कि 2035 में ये अपनी एआई आ जाएगी पूरे वर्ल्ड में, तो ये क्या सच है? बाकी में एआई 2035 में आ जाएगी? देखें, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। आप अगर चैट जीपीटी का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखें, किस तरह 2022 में गालिबन वो आई है जी और 3 सालों के अंदर वो कितना खुद को ट्रेन कर चुकी है। बिल्कुल। और इवन आप अगर डीप सीक की बात करें जिसने चैट जीपीटी का मुकाबला किया है, वो जो डीप सीक कंपनी है वो 2 महीने पहले वो स्टार्टअप शुरू होता है और 2 महीने के अंदर वो अपने मॉडल को इस तरह ट्रेन कर लेते हैं कि वो चैट जीपीटी के मुकाबले पे आ जाती है। इससे हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हो सकता है 2035 के अंदर 2035 के अंदर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल ही चेंज हो। हम इवन अब वो इमेजिन भी ना कर सकें कि उस टाइम की एआई के पास कितनी पावर होगी। क्योंकि जहाँ तक मैंने एक न्यूज़ सुनी थी, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे पहले कॉल होती थी, वीडियो कॉल्स अब होने स्टार्ट हो गई हैं व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप के ज़रिए जैसे हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं, अब कहा जाता है कि अब ऐसी वीडियो कॉल्स होंगी कि ऐसा लगेगा जैसे आप लंदन में हैं और मैं पाकिस्तान में हूँ और मैंने आपको वीडियो कॉल की पाकिस्तान से लंदन, तो ऐसा होगा कि मैं लंदन में ही बैठा हुआ हूँ और आपसे सामने ही ऐसी बात कर रहा हूँ। देखें, ये आप बात करें ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जी, ये कॉन्सेप्ट वाकई इन पे काम हो रहा है। होलो टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही है। वाकई आपका फ्यूचर के अंदर जो वीडियो कॉलिंग का एक्सपीरियंस है वो इतना यूनिक होगा कि आप ये फील ही नहीं कर पाएंगे कि आया आप किसी से, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ आमने सामने बैठ के, आपको यही फीलिंग आएगी आप अमेरिका में हैं, आपका दोस्त लंदन में है, लेकिन फीलिंग ऐसी आएगी जैसे हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल जी, तो और अच्छा हो जाएगा लोगों आवाम के लिए, सबके लिए अच्छा हो जाएगा। और कहा ये भी जाता है कि अब जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हैं, तो ब्लैक बोर्ड के ज़रिए हम जो भी मतलब कि कुछ हमने एक चीज़ लिख दी वो ऑटोमेटिकली ब्लैक बोर्ड में लिख के भी आ जाएगी। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है उसने इंसान के लिए बहुत सारी सहूलियात भी पैदा की हैं और बहुत सारे मसाइल भी पैदा किए हैं। तो याद रखें, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है।
जिस तरह टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वो ये डिमांड कर रही है कि आप और मैं, हम भी ज़्यादा एडवांस हों और हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अंदाज से उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएँ। तो तब आपको इस टेक्नोलॉजी का प्रॉपर फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, ये बताएं, क्या शहरी को साइबर वारफेयर के डिस इंफॉर्मेशन के ज़रिए ट्रेनिंग मिलनी चाहिए या नहीं? देखें, ये जो आज हम डिक्रीसेंट पर्सपेक्टिव पे बैठे हुए हैं, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है लोगों को एजुकेट करना। जी। जब तक आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको ख़तरा किस चीज़ से है और ख़तरा कितना है, बिल्कुल, आप उस ख़तरे का कोई तदारुक नहीं कर सकते, आप कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो बिल्कुल मैं ये समझता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाना जाना चाहिए। साइबर हाइजीन की बात होती है, यानी आप अपने सिटीजन्स को इतना ट्रेन करें कि उन्हें ये पता हो कि उन्होंने इंटरनेट किस तरह यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, अपने पासवर्ड और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन किस हद तक इंटरनेट पे शेयर करनी है, शेयर नहीं करनी। तो ये जो साइबर हाइजीन का कॉन्सेप्ट है, ये आपके करिकुलम के अंदर होना चाहिए। डिजिटल लिटरेसी की बात की जाती है। डिजिटल लिटरेसी जो है कि आया आपने इंटरनेट कैसे यूज़ करना है, आपने सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है। अब आप ये देखें कि एक पोस्ट आती है फेसबुक पे, जी, ठीक है, हम उसको बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात सोचे समझे बगैर कि इसके क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, हम उसको बगैर सोचे समझे शेयर कर देते हैं। आपको एक पोस्ट शेयर करने से पहले, उसको लाइक करने से पहले आपको एनालाइज करना है, आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जो है उस पर आपको काम करना है। और ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जब तक आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने सिटीजन को ये चीज़ें पढ़ाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, आप इस वॉरफेयर को काउंटर कर ही नहीं सकते। ये तो बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी फ़ायदे भी दे रही है इंसानों को बहुत ज़्यादा, और इंसान ले भी रहे हैं फ़ायदे उनसे। लेकिन मैं जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं, तो आपको क्या लगता है कि, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में तो एआई फैली हुई है, इंडिया इतना आगे चला गया, लेकिन वाई पाकिस्तान इतना पीछे क्यों? देखिए, मैंने आपके इस क्वेश्चन को पहले भी एड्रेस किया था कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे एआई की जॉब्स नहीं है मार्केट में, पाकिस्तान में नहीं है, क्यों नहीं है? देखिए, डिपेंड करता है, सिर्फ ये एआई की बात नहीं है, आपका ओवरऑल जो जॉब का सेक्टर है वो श्रिंक हुआ है। जी। आपकी इंडस्ट्रीज जो हैं उनके अंदर जो है एक डिक्लाइन आया है, आपकी मार्केट के अंदर डिक्लाइन आया है। आपको इसके लिए चाहिए कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, पॉलिसीज़ ऐसी बने जो लॉन्ग रन के अंदर चलें। ओवरऑल स्टेबिलिटी जब आती है मुल्क के अंदर, तो स्टेबिलिटी जॉब्स लाती है। और आपकी इकोनॉमी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, फिर आप एआई पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप खर्च कर सकते हैं, आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपकी बात ठीक है। लेकिन एक इसके लिए ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत आपने चीज़ों को डेवलप करना है। और फिफ्थ जनरेशन से हमारी जिम्मेदारी क्या है? देखिए, बीइंग अ सिटीज़न, मैं जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाता हूँ, तो मैं टीचर हूँ, जिनको पढ़ाता हूँ वो मेरे स्टूडेंट हैं। लेकिन ये सिर्फ चीज़ें महदूद नहीं हैं, स्टूडेंट्स या टीचर्स तक महदूद नहीं है। हर सिटीज़न जो है, किसी भी मुल्क का जो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होता है, उसकी ये नेचर के अंदर चीज़ शामिल होती है कि वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करे। और उसके अंदर एक है कि आपने फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को काउंटर कैसे करना है। आपने काउंटर करना है तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको ये आपकी डिजिटल लिटरेसी जो है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको अब साइबर हाइजीन कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ें ऑनलाइन यूज़ करनी है, कौन सी वेबसाइट यूज़ करनी है, किस हद तक यूज़ करनी है, किस हद तक अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। आप जब इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट को, ओवरऑल चीज़ों को स्टडी करें और इसका हमारी ज़िंदगी पे क्या इम्पेक्ट आ रहा है। जब आप इसको स्टडी करेंगे तो यकीनन आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप जो हैं वो फर्दर आगे चीज़ों को अच्छे अंदाज से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जिस तरह मैंने अभी आपसे एक बात की थी व्हाट्सएप के बारे में कि वीडियो कॉल से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे अब अमेरिका में, मैं लंदन में हूँ, तो हम लोग आमने सामने बात ऐसा होगा। लेकिन इस तरह ये लोग भी ये कोशिश में लगे हुए हैं कि जैसे फिल्म्स हैं, हम लोग फिल्म्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो मूवी के ज़रिए जैसे कोई एक एक्टर है तो ऐसा लगेगा कि हम लोग मूवी के अंदर ही बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, मतलब कि आमने सामने, वैसे ही कुछ होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है।
इस पे मेटावर्स जो है वो इस पे काम भी कर रहे हैं जी कि आपको इवन जो आपका वॉचिंग एक्सपीरियंस है, जो आप चीज़ों को जी वीडियो को कंज्यूम करते हैं, जी वो आपको इस तरह का एक्सपीरियंस दें कि आप रियलिटी और फिक्शन के अंदर डिफ्रेंशिएट न कर पाएँ। अच्छा, 5th जनरेशन के ज़रिए वो जो है फ़लस्तीन के बारे में 5th जनरेशन, ये इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, द क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव जो है वो इस पे बड़ी जाफिशानी से काम भी कर रहा है, जी जी और गज़ा के हवाले से और मिडिल ईस्ट के हवाले से बड़े अच्छे एनालिसिस भी आ रहे हैं। 5th जनरेशन वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम गज़ा वॉर को डिस्कस करें तो आपने देखा कि किस तरह जो गज़ा के लोगों का कत्लेआम हो रहा है उसके अंदर AI इन्वॉल्व है। इवन कि उन्होंने डाटा लेकर अपने सिस्टम्स के अंदर उसको इंस्टॉल किया हुआ है और ऑटोनमस वेपन्स के थ्रू गज़ा के जो शहरी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। अभी ये कुछ दिनों पहले नेतन्याहू जो वज़ीर-ए-आज़म है इजराइल की, उनकी मुलाकात हुई है अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जी और उसके अंदर उन्होंने एक वीडियो फिल्म दिखाई है अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि किस तरह हमारे साथ जुल्म हुआ है और किस तरह जो है वो हमास ने हम पर अटैक किया है। तो उसके अंदर उन्होंने सेलेक्टेड क्लिप्स दिखाए, यानी वही कि जहाँ गज़ा वाले अटैक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो चीज़ें नहीं दिखाई कि जो इज़राइल गज़ा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, जी जी उनकी डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ यही 5th जनरेशन वॉरफेयर है कि इज़राइल ने एक तरफ इतना कत्लेआम किया गज़ा के लोगों का, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि हम मजलूम हैं, हम पर अटैक हुआ है और हम अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर हम ये जो कुछ कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम में से हर शख्स 5th जनरेशन वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट को समझेगा तो वो फ़लस्तीन की कॉज को भी बेहतर अंदाज से आगे लेके चल पाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने जो हमारी आवाम को बताया इससे इंशाल्लाह ताला हमारी आवाम भी सीखेगी और मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिला आपसे। तो इंशाल्लाह ताला अब इस प्रोग्राम